नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के एक और भ्रष्ट अफसर के घर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि टीम की तरफ से लगातार छापेमारी जारी है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कई बड़े खुलासे भी हुए हैं और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। निलंबित सीओ प्रिंस राज के ठिकानों पर एसवीयू की टीम छापेमारी कर रही है। प्रिंस राज पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। शेखपुरा और मधुबनी दोनों जिलों में छापेमारी चल रही है। जांच में प्रिंस राज के पास आय से 90% ज्यादा संपत्ति मिली और आज डीएसपी लेवल के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद प्रिंस राज को निलंबित कर दिया गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित सीओ पर शिकंजा कसा गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, एसबीयू सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। निलंबित सीओ के यहां छापेमारी में बड़ा खुलासा। प्रिंस राज ने 2 बार दी थी मैट्रिक की परीक्षा। 2004 में धर्मेंद्र कुमार के नाम पर यह परीक्षा उन्होंने लिखी थी और साल 2006 में प्रिंस राज के नाम पर परीक्षा दी थी। एसबीयू ने जब्त की है दोनों सर्टिफिकेट। बड़ी खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, बिहार सरकार के जो ये सीओ हैं, ये 2019 के उत्तरार्ध में इनको जॉब लगा था और आय से अधिक प्राइमा फेसी जो इनके यहाँ फाइंडिंग्स रही है, 28 लाख की अवैध संपत्ति मिली है, यानी 93% आय से अधिक संपत्ति मिली है। और अभी जो छापेमारी चल रही है इनके 2 अलग अलग जिलों में, शेखपुरा और मधुबनी में, तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट को आशंका है कि अभी आय से अधिक संपत्ति का मामला काफी ऊपर तक जा सकता है। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इनके यहाँ से 2 मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब्त किया है। 2 अलग अलग नाम से मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने पास की है और 2004 में धर्मेंद्र कुमार के नाम से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जबकि 2006 में प्रिंस राज के नाम से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो देख लीजिए, बिहार सरकार का एक जो अधिकारी है वो कैसे फर्जीवाड़ा करता है। दोनों सर्टिफिकेट जब्त किया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने और इनसे पूछताछ कर रही है और देखना होगा इसके बाद अभी जो छापेमारी चल रही है, छापेमारी में कितनी अवैध संपत्ति निकलकर सामने आती है। लेकिन जो प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही थी उसको लेकर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने अपने ही थाने में एफआईआर लॉन्च किया था और अब इनके यहाँ फिलहाल छापेमारी चल रही है। जी सुधीर, वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि जब ये पूरे मामले में कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आय से अधिक संपत्ति की जानकारी तो आई ही है, इसके अलावा और क्या क्या खुलासे होते हैं। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जहां मुइनापुर के एक गांव में पंचायती चल रही थी और इसी दौरान एक पक्ष के लोग ने पंच पर ही जबरदस्त हमला कर दिया। इतनी मारपीट की गई उनके साथ कि उन्हें मार डाला गया। बेलाही पक्षी गांव में पंच संयोग राम एक पंचायती में शामिल हुए थे और इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल संयोग राम की मौत हो गई। पुलिस ने पीट कर हत्या का मामला दर्ज करा लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। नहीं, भाई के साथ घर के बगल के जो रास्ते की ज़मीन होती है उसके लिए दोनों में हल्की फुल्की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के दौरान चूँकि ये पहले से भी रोगग्रस्त रहा करते थे और किसी ने उनके साथ मारपीट की और धक्का मुक्का किया, जिसके चलते वो अचेतावस्था में वहाँ बेहोश होकर गिर गए और वो अस्पताल लाते लाते उनकी मृत्यु हो गई। और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बंद घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। एक साथ एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग अपार्टमेंट्स में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि ये सारे घर बंद बताए जा रहे थे। बंद फ्लैट्स में चोरों ने चोरी कर ली। सुधा होम टाउन अपार्टमेंट की ये घटना है। परसा बाजार थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां चोरों का उत्पात एक बार फिर देखने को मिला है और अपार्टमेंट के 6 फ्लैट में एक साथ चोरी की गई है। बंद फ्लैट्स में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। और इस बीच आपको अगली खबर बताएं, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बंद बोरे में युवक का लाश मिला है। आपको बता दें कि इस पूरी खबर के फैलने से इलाके में सनसनी की स्थिति हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर क्या
है ये पूरा मामला। बंद बोरे में मिली युवक की लाश, हत्या कर लाश फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक के गर्दन पर जख्म के निशान हैं। बरूराज इलाके में युवक की लाश मिली। बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक नहीं हो पाई है शव की पहचान। शव के बारे में पता चला, किसी के द्वारा सूचना मिला कि डंडा नदी के किनारे का ज्ञात शव जो है पड़ा हुआ है। हम लोग सूचना के सत्यापन में थाना से आए, देखे एक शव जो है डंडा नदी के किनारे पड़ा हुआ है। इसका नाम पता का सत्यापन नहीं हुआ है। हम लोग इनका डेड बॉडी और इंक्वेस्ट भर के अग्रिम कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम के लिए। और अगली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां कार से एक युवती को अगवा कर लिया गया और अगवा के बाद उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि बैकुंठपुर में 10 अप्रैल को इस घटना में पुलिस ने पीड़ित के बयान पर निशांत कुमार, छोटू कुमार समेत 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो कुछ लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर सामने आया है। इसमें हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। मेरे द्वारा भी कल उनकी पीड़िता के परिवार से और बाकी अनुसंधान की जो प्रगति है उसके बारे में समीक्षा की गई थी और जल्द से जल्द हम लोग इसमें जो भी अभियुक्तगण है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। और देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है, लेकिन बावजूद लोग जाम छलका रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप खुद देख पाएंगे कि कैसे लोग जाम छलका रहे हैं। उन्हें कानून का खौफ नहीं, उत्पाद विभाग का खौफ नहीं। तस्वीरें देखिए, नेपाल से ये शराबी शराब पीकर आया था। तस्वीरें सीतामढ़ी के परिहार के पकड़िया गांव की है, जहां एक शराबी ने जमकर हंगामा किया, लोगों को गंदी गंदी गालियां दी। पकड़िया गांव नेपाल की सीमा पर बसा हुआ है और लोग नेपाल से शराब पीकर यहां आते हैं और हंगामा मचाते हैं। तुम्हारे माँ बहन के साथ ऐसे लोग तमीज से बात करता है रे। तुम्हारा गांव में हम न्यूज बनाने आए हैं, तुम मीडिया भी तो कर सकता है, मैडम मीडिया वाली जा कुछ नहीं कर सकता है। चश्मा। और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जहां सुबह सुबह एक फास्ट फूड की दुकान में भयंकर आग लगने की घटना घटी है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फास्ट फूड की दुकान में ये आग लग गई है। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर में सुबह सुबह एक फास्ट फूड की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखे 3 से 4 एलपीजी सिलेंडर उसकी चपेट में आए और एक एक कर सारे सिलेंडर फट गए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरपुर से। और अब बात पश्चिम बंगाल में फैले मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा की हम करेंगे। वहां से न जाने कितने हिंदुओं को पलायन कर अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बंगाल से हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे हैं। पलायन कर रहे लोगों का ये साफ कहना है कि एक विशेष समुदाय के लोग मुर्शिदाबाद में जमकर आतंक फैला रहे हैं। हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है। आपको बता दें कि हिंसा को बढ़ता देख कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय बल की तैनाती हुई है, जिसके बाद हालात में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। ওই তো আমার বাড়ি হচ্ছে গরুহাট, মানে খুব মানে মুসলিমদের অত্যাচার হচ্ছে, ওই জন্য আমরা ভয়ে পালিয়ে এসেছি। রাত্রে সারা রাত ঘুম হয়নি। আমার 2টো মেয়েকে নিয়ে থাকি, কোনো ছেলে নাই বাড়িতে, তাই আমরা ভয়ে পালিয়ে এসেছি পাকুড়ে বাবার বাড়ি। কি ধরনের? ওই তো মানে দেখছি ছাদ থেকে খুব বম চালাচালি হচ্ছে, ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, সবই দেখতে পাচ্ছি। ভয় লাগছে, আতঙ্ক লাগছে আমাদেরকে। ভাবছি যে আমাদের উপরে অত্যাচার করবে। ওই যে আমাদের ওখানে মিছিলের নামে মানে শপিং মল, শোরুম, তারপরে ফোনের দোকান, ফ্রিজ, এসি সব ভাঙচুর চালিয়েছে, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করছে। বম গুলি হিন্দুদের সব বাড়িগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে, তারপরে আমাদের ওপর অত্যাচার। और मुर्शिदाबाद में कैसे हुई हिंसा, कैसे उनके साथ की गई बर्बरता, इसकी खुद आप बीती उन लोगों ने सुनाई है जो वहां से वापस लौटकर अपने घर को आए। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, आप भी सुनिए। দোকান থেকে সব লেখা লাগা, দোকান সকালবেলা খুলে টুলে বাইরে বসছি। বাইরে বসে থেকে এসে তখন ভাড়া
দরজাতে সব বললো বাড়ি মারতালো, ইট চালাতে লাগলো, রাস্তার দরজা ভেঙে দিল। তারপরে আমার টিভি আছে, আমার আইন আছে, দেবার টেবিল আছে, মিষ্টি ফার্নিচার আছে আমার। এলো তো বিএসএফ 4টা বাজছে, 4টা যখন বিএসএফ আইলো তো বিএসএফ ভাই পৌঁছা দো ভাই, আমার जान खत्म हो गया। দোকান লাগা ছিল, ওদিক থেকে হুড়ুম ধুড়ুম করে এলো সব, তখন তাড়াতাড়ি করে দরজা লাগলাম। 4টা দরজা আমার ওই ঘরে, দোকান ঘরে। আর গোটা ঘরে সব ফ্যামিলি আছে, সব মিষ্টির জিনিস আছে, সব আলমারি আছে, আমার সুকেশ টুকেশ যত যা ছিল দিয়া দরজা ঢুকে সব যত যা সব বাইর করে নিল, ভর চৌকি ভেঙে দিলে। টাকা পয়সা আমার আলমারিতে ছিল, বাবু সোনা দানা ছিল, আমার টাকা পয়সা আমার ওখানে থাকে, আমার আলমারিতে থাকে। সেই টাকা পয়সা নিয়ে চলে গেল। ভাঙার পর আমি উপরে গেলাম, উপরে যে আরও আসছে, আর দুটো বন্ধু ছিল, দুটো বন্ধু দেখতে পেয়েছি, এসে দেওয়ারকে ডেকেছি, ওরা এসে সাথ দিয়েছে। আরও কিছু কিছু বন্ধু ছিল, ফুলতলার ছিল, আবি জাবি ছিল, গ্রামের কিছু ছিল, ওরা এসে আমাদের। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको सियासी गलियारे से बताएंगे। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले चुनाव के अंतर्गत लगातार बैठकों का दौर राजनीतिक दलों की तरफ से जारी है। इसी बीच कल की बैठक की तस्वीर भी आपने देखी थी, जहां आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बैठक कर रहे थे और इसी बैठक को लेकर एनडीए के नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बैठक को लेकर तंज कसते हुए ये कहा है कि आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ और सिर्फ झोला ढोने वाली पार्टी बनाया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आपको सुनवाते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि जिस तरह से महागठबंधन के अंदर आपसी वैचारिक मेल नहीं है और झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस को बनाना चाहता है राजद, वैसे परिस्थिति में उस घटक दल के कुछ और लोग जो उनसे नजदीक हुए हैं, उस घटक में गए हैं महागठबंधन में, उनको चिंता सता रही है। और वो लोग हमारे संपर्क में भी हैं कि जैसे उनको लगता है कि महागठबंधन में उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं। हम विचार करेंगे समय पर। यानी इंडिया गठबंधन के दल आपके संपर्क में है बिहार में? बहुत लोग संपर्क और बहुत सारी बातें करते रहते हैं कि अगर उधर भाई साहब गड़बड़ हुआ तो थोड़ा इधर भी दरवाजा खुला रखिएगा। तो हम लोग जो है अभी 3-4 दिन पहले ही एक बड़े नेता ने, अब किसने, मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि दरवाजा खोल के रखिएगा, देखा जाएगा, अगर उधर गड़बड़ करेगा तो हम आपके साथ हैं। और इधर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए ये कहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस तरफ भी देखते हैं उसी दिशा में बिहार की राजनीति आगे बढ़ जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव जी की वह राजनीतिक भाषा की नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया है, तो लालू प्रसाद जी को कौन हाईजैक कर लिया? 300 घंटा के बाद माननीय तेजस्वी यादव अपने पिता से मिलने जाते हैं, पिता आईसीयू में हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो डिफंक्ट हो गए क्या? तो उनको पदमुक्त कर दीजिए। नीतीश कुमार जी हाईजैक हो जाएंगे, कोई पैदा लिया है? अरे नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं उधर ही राजनीति की दिशा चल पड़ती है, यह बिहार की जनता को एहसास है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से लगातार आज देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में ये चार्जशीट दायर की गई है और इसी चार्जशीट के खिलाफ सोनिया राहुल गांधी के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल है और इसी के मद्देनजर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में ये चार्जशीट दायर की गई है और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन लगातार जारी है।
तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की चार्जशीट के खिलाफ ये प्रदर्शन है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ये चार्जशीट दायर की गई है। सोनिया और राहुल गांधी के नाम भी इस चार्जशीट में दायर है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से गर्मजोशी के साथ ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी की चार्जशीट के खिलाफ ये प्रदर्शन, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस के ये जो कार्यकर्ता है वो कैसे उपद्रव भी मचा रहे हैं। जो बैरिकेडिंग की गई है उसके ऊपर से कूदकर छलांग लगाकर वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कैसे ये प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। तो हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सोनिया राहुल गांधी के नाम भी इस चार्जशीट में शामिल है। देखिए पुलिसकर्मियों की तरफ से कैसे इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारी कोशिशें विफल साबित हो रही है क्योंकि ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है और हतोत्साहित होकर इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और इसी बीच आपको हम सुगालू की ये तस्वीर दिखाएंगे जहां आरजेडी विधायक शशि भूषण की तरफ से एक टूटे हुए पुल का जायजा लिया गया है। दरअसल बाढ़ के दरमियान ये पुल टूट गया था और उसी पुल का जायजा लेने के लिए ये मौके पर पहुंचे और उस पुल को देखते हुए इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द मरम्मतीकरण का काम पूरा करा लिया जाएगा। इस दौरान विभाग के अधिकारियों की भी उन्होंने जमकर क्लास लगाई और जल्द से जल्द मरम्मत कराने के निर्देश दिए। इस पुल से 10 से 12 गांव के लोगों का आना जाना होता है, लेकिन बाढ़ में पुल टूटने के बाद इलाके के लोगों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमको आज ही इन लोगों ने दिखाया है, लेकिन विगत 5-7 वर्षों से टूटा हुआ रोड भी है, पुल भी है, लेकिन हमको किसी ने बताया नहीं। कई गांवों को यह पुल जोड़ता है, रास्ता जोड़ता है, बहुत सारे गांव को जोड़ता है और इसके चलते नदी में जो कटाव हो रहा है, मैक्सिमम लोग नदी के किनारे से आकर इधर बसेगा, इसलिए इस पुल का बनना नितांत आवश्यक है और इस रोड का भी बनना नितांत आवश्यक है। लोगों को हम जल्द से जल्द कार्रवाई करके आने वाले फाइनेंशियल ईयर में निश्चित रूप से उसके पहले बन जाएगा। और अगली खबर आपको रोहतास जिले से बताएंगे जहां इस बार गेहूं की पैदावार काफी बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद हार्वेस्ट करने के बाद फसल को उसके अवशेष को जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिले में प्रदूषण का खतरा किस कदर बढ़ गया है। जिला प्रशासन खेत में अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। किसानों की पहचान कर उन्हें 3 साल तक सभी सरकारी लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों से अपील की जा रही है कि वो अवशेष को खेत में न जलाएं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सभी प्रसार कार्यकर्ता को निर्देश दिया गया है कि व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है और अभियान चला करके इसको रोका गया है। जो किसान जला रहे हैं उन पर कार्रवाई की अनुशंसा की। और गर्मी बढ़ने के साथ ही अलग अलग जिलों में अगलगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अग्निशमन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयारी कर रहा है। लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए ये बताया जा रहा है कि जब आग लग जाए तो किस कदर उन्हें अपना बचाव करना है। डीएम ने गर्मी के मौसम में सतर्कता बरतने की लोगों से अपील की है। न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। जनता से अनुरोध है कि जो क्या करें और क्या ना करें। जैसे आगलगी से बचने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप जो रसोई में काम करते हैं वहाँ पे चूल्हा बंद होना चाहिए। यदि किसी का घर कच्चा है तो वहाँ पे शाम से पहले, रात से पहले भोजन बना लेना चाहिए, या जो अपने आसपास के स्थल को थोड़ा सा भींगा रखना चाहिए। यदि आगलगी की कोई घटना घटती है तो सरकार का SOP है कि हम लोग भोजन मुहैया कराने का काम करेंगे, उनको अन्य संसाधन देने का काम करेंगे, सामुदायिक आश्रय गृह का भी निर्माण किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कॉल पर एक्शन में फायर ब्रिगेड पहुंचेंगे और इसीलिए ये तैयारी रखी गई है क्योंकि अगलगी की घटनाएं काफी ज्यादा इलाके में बढ़ गई है।
ऐसे में सिवान जिले में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। लिहाजा हम इस वक्त अग्निशमन केंद्र पहुंचे हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सिवान जिले में कहीं आग लगती है तो कॉल वो कहाँ आता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं 101 यानी हम डायल करेंगे और देखेंगे कि बात हो रही है या नहीं हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे हम। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से हेलो, फायर स्टेशन सिवान। फायर स्टेशन सिवान। ये दरौली क्षेत्र में आग लगी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दरौली क्षेत्र में हाँ। एड्रेस बताइए, गाड़ी भिजवाते हैं। दरौली थाना क्षेत्र का एक गांव पर, नाम बताइए। डोमडी के पास। डोमरी। हाँ हाँ हाँ। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? तो ये देख सकते हैं, हमने कोशिश किया कि आखिर ये जो स्टेशन है ये किस तरह का रिस्पांस लेते हैं। ठीक हम इसी अग्निशमन जो सिवान का फायर स्टेशन है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मैंने कॉल भी किया और कॉल का रिस्पांस भी मुझे मिला। 101 मैंने कॉल किया तो शायद इसी स्टेशन में आया होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का ये लोग रिस्पांस लेते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये वही केंद्र है जहां मुझे 101 पे बात हुई थी। हालांकि मैंने दरौली का मेंशन किया था। आप देख सकते हैं कांस्टेबल यहाँ मौजूद हैं और ये लोग नोट कर, शायद कहीं आग लगी होगी उसका ये लोग प्रॉपर वे में एड्रेस नोट कर रहे हैं। सही जानकारी देंगे तो समय रहते अग्निशमन विभाग के लोग वहां पहुंचकर आग पर काबू पा सकते हैं। ऐसे में खुद सावधान होने की आवश्यकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।